हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस कहानी में। ये कहानी हमें भेजी है नीतीश ने बंगाल से। नीतीश का गांव बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ नीतीश और उसके गांव वालों के साथ ऐसा जिसने वहां रहने वाले हर एक इंसान की सोच और जिंदगी को पलट कर रख दिया। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीतीश का गांव हुगली नदी के किनारे पर था। नदी के एक तरफ गांव और गांव वालों के खेत थे और दूसरी तरफ खजूर के पेड़ों का एक बहुत ही घना जंगल था। उस समय सर्दियां चल रही थी, जनवरी का वक्त था। नीतीश के गांव में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। पूरे 3 दिन से सिर्फ बारिश और कड़कड़ाने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। न दिन में सूरज दिखाई देता था, न रात में चांद। बस हर वक्त बिजलियों के कड़कड़ाने की बहुत ही भयानक आवाज आती रहती थी। नीतीश के गांव के पास वाले जंगल में खजूर के पेड़ों के अंदर से एक बहुत ही मीठा रस निकाला जाता था और उसको निकालने के लिए गांव वाले पेड़ के ऊपर चढ़कर जहां से पत्तियां निकलती हैं जस्ट उसके नीचे ही लकड़ी की एक कील ठोक देते थे और उसके नीचे एक मटकी बांध देते थे जिसमें बूंद बूंद कर वो रस इकट्ठा होता रहता था। वो रस बहुत ही मीठा होता था और मार्केट में उसकी कीमत अच्छी खासी मिल जाया करती थी। नीतीश और उसका एक दोस्त विक्की रात को गांव वालों की हांडियों से रस को चुराया करते थे और उसको मार्केट में बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमाया करते थे। पिछले 3 दिन से मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था और वो लोग रस को चुरा नहीं पाए थे। जब चौथे दिन मौसम थोड़ा खुला और बारिश थम गई तो विक्की नीतीश के पास आया और उसने कहा कि यार आज जंगल चलते हैं रात को सबके सो जाने के बाद में, और आज रस लेकर आते हैं क्योंकि पैसों की बहुत ज़रूरत है। नीतीश को भी पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी तो नीतीश भी तैयार हो गया। रात के करीब 12 बजे नीतीश और विक्की नदी को पार कर जंगल में गए और वहाँ बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। जनवरी की रात थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी में बहुत ही हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा था। वो दोनों ऐसे पेड़ों को ढूंढने लगे जिनके ऊपर मटकी लगी हो और उनसे रस निकाला जा सके। कुछ ही देर ढूंढने के बाद में उनको एक पेड़ पर मटकी लगी दिखाई दी। विक्की उस पेड़ पर ऊपर चढ़ा और उस मटकी से अपनी एक बोतल में रस निकाल लाया। उन दोनों के पास 2-2 बोतलें और एक नारियल काटने वाला बड़ा सा चाकू था। एक बोतल भर जाने के बाद कुछ ही देर बाद उन दोनों को एक और पेड़ दिखाई दिया जिसके ऊपर मटकी लगी हुई थी। अब की बार ऊपर चढ़ने की बारी नीतीश की थी। नीतीश ने जैसे ही उस पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पैर रखा, अचानक से बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी और एक अजीब सी बदबू बहुत तेज नीतीश और विक्की दोनों को आई। नीतीश ने इधर उधर देखा तो उसको अपने से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पास एक आदमी खड़ा दिखाई दिया जो उन दोनों को ही घूर रहा था। उस आदमी ने ऊपर कोई भी कपड़े पहने हुए नहीं थे और नीचे सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। वो आदमी देखने में बहुत ही भयानक था। बिल्कुल काला उसका रंग था और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी। नीतीश और विक्की उसको देखकर पहले तो घबरा गए, पर फिर उनको लगा कि अगर इस आदमी ने गांव वालों को बता दिया कि वो दोनों उनकी हंडियों से रस चुराते हैं तो वो दोनों फंस जाएंगे। विक्की ने अपना चाकू उठाया और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसे कहने लगा कि तू कौन है और भाग जा यहाँ से, किसी को कुछ बताना मत। पर वो आदमी अचानक से वहां से गायब हो गया।
विक्की और नितिश दोनों को ही समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। तभी अचानक से वो आदमी एकदम विक्की के सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। विक्की उसको देखकर घबरा गया और विक्की अपना चाकू उठाकर उस आदमी पर मारने ही वाला था, तभी अचानक से बिजली की तेजी से उस आदमी ने विक्की की गर्दन को मरोड़ दिया और विक्की जमीन पर गिर पड़ा। विक्की 2-3 बार तड़फा और उसकी जान निकल गई। नितिश ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया कि एक ही मिनट के अंदर ये क्या हुआ। कैसे उसका दोस्त एक ही मिनट के अंदर जो अभी अभी जिंदा था, मरा हुआ जमीन पर पड़ा था। विक्की अब नहीं रहा था। नितिश ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया और वो गांव की तरफ बहुत तेजी से भागने लगा। वो बिना पीछे मुड़े गांव की तरफ तेजी से भागा जा रहा था, पर उसको किसी के उसके पीछे पीछे भागने की आवाज पत्तियों पर आ रही थी। नितिश बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो जैसे ही नदी को पार कर कर गांव के पास पहुंचा, अचानक से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। नितिश वहीं बहुत देर बेहोश पड़ा रहा। भोर में किसी वक्त हल्की हल्की बारिश हुई तो उसकी अचानक से आंख खुली। वो बहुत ही ज्यादा डरा और घबराया हुआ था। उसने अपने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो बहुत तेजी से भागकर अपने घर गया और अपनी छत पर जाकर अपने कमरे के अंदर सो गया। जब नितिश की आंख सुबह 8 बजे खुली तो उसने देखा कि उस गांव में बहुत ही शोर मचा हुआ था। जब उसने बाहर आकर पता किया तो उसको पता चला कि गांव में सबको पता चल गया है कि विक्की की मौत हो चुकी है। नितिश बहुत ज्यादा घबरा गया कि सब लोग सोचेंगे कि उसी ने विक्की को मारा है। पर जब वो विक्की के घर के पास पहुंचा तो वहां का नजारा ही अलग था। विक्की का सर कटा हुआ था, उसके शरीर से सारे कपड़े गायब थे, उसके शरीर पर जगह जगह घाव के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने काटा हो। पर एक बात बहुत अजीब थी, विक्की के शरीर से सारा खून गायब था। विक्की की ये हालत देखकर नितिश और उसका पूरा गांव दहशत में था। विक्की की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। विक्की की छोटी बहन और छोटा भाई दोनों पूरी तरीके से रो रहे थे, पर विक्की के पापा वहां बिल्कुल शांत खड़े होकर उसे देख रहे थे। उन्हें जैसे पता हो कि यह सब क्या हुआ है और किसने किया है। वो बिल्कुल शांत वहां पर खड़े हुए थे। नितिश ने गांव वालों से पूछा कि ये सब क्या हुआ। तो गांव वालों ने बताया कि सुबह सुबह 2 लोग जंगल गए थे और वहीं पर विक्की की लाश उनको इस हालत में पड़ी हुई मिली। नितिश ने पूछा कि ये रात को जंगल में क्या करने गया था अनजान बनते हुए। गांव वालों ने कहा कि पता नहीं, जंगल में सिर्फ इसकी लाश थी, ना इसके कपड़े थे, ना और कोई चीज थी जिससे पता चल सके कि ये जंगल में गया क्यों था। नितिश को अजीब लगा क्योंकि वो बोतलें वो लोग जंगल में ही छोड़ आए थे। नितिश तो डर कर वहां से भागा था। ना वो अपनी बोतलें लेकर आया था, ना विक्की की बोतलें लेकर आया था और ना ही वो दोनों चाकू लेकर आया था। वो सारा सामान जंगल से ही गायब हो चुका था। नितिश को बहुत ही अजीब लग रहा था और धीरे धीरे शाम तक नितिश की तबीयत भी खराब होना शुरू हो गई। उसको बहुत तेज बुखार आया और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होना शुरू हो गई। इस दिन के बाद से नितिश ने जंगल में जाना बंद कर दिया था। वो अब घर ही रहने लगा था। धीरे धीरे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। वो बहुत ही कमजोर होता जा रहा था। एक दिन नितिश को पता चला कि विक्की की बहन की भी डेथ हो गई है। उसकी भी लाश उसी हालत में बिना कपड़ों के, सर कटी हुई और शरीर से सारा खून गायब
उसी हालत में विक्की की बहन की लाश भी नदी के किनारे पड़ी हुई मिली है। नीतीश हिम्मत कर विक्की के घर तक पहुंचा और वहां उसने देखा कि विक्की की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। विक्की का छोटा भाई बेहोश हो गया है। विक्की की मम्मी ने अपने 2 बच्चे 1 महीने से भी कम समय के अंदर खो दिए थे, पर विक्की के पापा आज भी बिल्कुल शांत खड़े थे। उनको देखने से लग ही नहीं रहा था कि उनको अपनी जवान बेटी की मौत का गम भी हो। गांव वालों को ये सब बातें अजीब लग रही थी। नीतीश की हालत अब और भी ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई थी। वो बहुत ही कमजोर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा मांस चूस लिया हो और धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगा था। उसके अंदर से बदबू मारती थी। वो रातों को दर्द से चीखता था। उसको बुरे बुरे सपने आते थे। नीतीश की ये हालत देखकर उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने उसको कई अस्पतालों और बाबाओं को दिखाया, पर कोई भी असर नीतीश पर हो नहीं रहा था। एक दिन नीतीश को पता चला कि विक्की के घर में आग लग गई है और विक्की की मम्मी और उसका छोटा भाई आग में जलकर मारे जा चुके हैं, पर विक्की के पापा का कोई अता पता नहीं है। गांव वालों का मानना है कि विक्की के पापा ने ही उसके पूरे परिवार को मारा है और यहाँ से भाग गए हैं। उसके 1 महीने बाद एक दिन एक बच्चा अपने घर से गायब हो गया। सब लोग उसको ढूंढने लगे और जब वो मिला तो उसकी सिर्फ लाश थी। उसकी गर्दन पर घाव के निशान थे और उसके शरीर से पूरा खून किसी ने चूस लिया था। ये देखकर पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया था। गांव वालों ने अब अपने बच्चों को शाम के समय घर से बाहर जाने के लिए साफ मना कर दिया था, पर कुछ ही दिनों के अंतराल में एक एक करके गांव के और 3 बच्चे सेम इसी हालत में मरे हुए मिले। अब पूरा गांव दहशत में रहने लगा था। गांव के बुजुर्गों को लगा कि उनके गांव में जरूर कोई खतरनाक आत्मा आ गई है जो ये सब कर रही है। गांव में पंचायत हुई और तय हुआ कि गांव से नीतीश के पापा और 2 लोग उनके साथ कोलकाता के तारापीठ जाएंगे और वहां पर जाकर गुरुजी को बताएंगे कि उनके गांव में ये सब क्या चल रहा था। नीतीश के पापा को इसलिए चुना गया था क्योंकि नीतीश की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो गई थी और उसको किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। तो गांव वालों का मानना था कि नीतीश की हालत भी पंडित जी ही सुधार सकते हैं। नीतीश के पापा और उनके साथ 2 और लोग तारापीठ पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने वहां पर गुरुजी को सब कुछ बताया। गुरुजी ने उनकी पूरी बात सुनी और उनके साथ अपने एक शिष्य को भेजा। वो पंडित जी देखने में बहुत ही ज्यादा गुस्सैल थे। हट्टा कट्टा शरीर और लगातार मंत्र उच्चारण करता हुआ उनका ललाट। वो बहुत ही तेजवान पर गंभीर थे। वो लोग गांव पहुंचे। गांव पहुंचने के बाद में पंडित जी गांव के बाहर ही रुक गए और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद ही पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और नीतीश के पापा को कहा कि आज शाम को यहाँ हवन होगा जिसमें नीतीश को लेकर आना होगा। जो कुछ गांव में समस्या है उसकी जड़ कहीं ना कहीं नीतीश के साथ ही है। ये सुनकर उसके पापा बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने कहा कि घबराइए मत, मैं आपके बच्चे या गांव में और किसी के भी बच्चे के साथ और कुछ नहीं होने दूंगा।
भगवान पर भरोसा रखिए, मुझ पर भरोसा रखिए और आज शाम के हवन की तैयारियां कीजिए। इसके बाद ही पंडित जी ने गांव वालों को भी बुलाया और उन सबको सारी सामग्री बता दी कि किस किस चीज का इंतजाम शाम तक करना होगा। शाम के समय पूरा गांव उस पेड़ के पास इकट्ठा हुआ। पंडित जी ने अपना हवन शुरू किया। कुछ ही देर बाद अचानक से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और धीरे धीरे हवाएं तेज होती गई। इसी के साथ ही एक बहुत ही अच्छी खुशबू भी चारों तरफ माहौल में फैल गई। वहीं दूसरी तरफ नीतीश के पापा नीतीश के पास पहुंचे। नीतीश का पूरा शरीर बिल्कुल सिकुड़ चुका था और गल चुका था। वो दर्द में तड़प रहा था, चिल्ला रहा था और अपने पापा को देखकर वो बोला कि पापा, मुझसे अभी दर्द सहन नहीं होता, मुझे जहर दे दो, मुझे इस जिंदगी से मुक्त कर दो। उसके पापा ये सुनकर रोने लगे और उन्होंने कहा कि तू घबरा मत, आज तेरा इलाज जरूर होगा, बस तू यहाँ से चल, मेरे साथ चल। नीतीश ने कहा कि पापा आप कैसी बात कर रहे हो, मैं खड़ा होना तो दूर हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो नीतीश के पापा ने उसको अपनी गोद में उठाया और वहां से लेकर चल दिए। जब वो दोनों पंडित जी के पास पहुंचे तो पंडित जी ने नीतीश के पापा को इशारा कर कर अपने से कुछ दूर ही रोक दिया और कहा कि उसको नीचे बैठा दो। नीतीश के पापा ने नीतीश को नीचे बैठाया और बिना पीछे मुड़े सीधा पंडित जी की तरफ, गांव वालों की तरफ चलना शुरू कर दिया। नीतीश, जो कि बहुत ही तेज दर्द में था, चिल्लाकर अपने पापा को रोकने लगा और कहने लगा कि मुझे यहाँ क्यों बैठा रहे हो, मैं मर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या यहाँ मुझे मरने के लिए छोड़ रहे हो। वो अपने पापा को आवाज़ें लगाने लगा। उसके पापा रो रहे थे पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जाकर गाँव वालों के साथ खड़े हो गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते पढ़ते एक और गाँव वाले को इशारा किया तो वो गांव वाला नीतीश के सामने 2 जिंदा मुर्गियां रखकर चला गया। नीतीश उन मुर्गियों को देखकर कहने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं। और वो पंडित जी को देखकर कहने लगा कि पंडित जी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नीतीश रोने लगा। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक कुछ ही देर बाद नीतीश चुप हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और वो पीछे को गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ नीतीश को कुछ याद नहीं है। वो जब उठा तो उस बात को 2 दिन बीत चुके थे। उसका शरीर अब घाव को भरने लगा था। उसको आज दर्द पहले से कम हो रहा था। उसके शरीर से वो अजीब सी बदबू भी अब बहुत ही कम आ रही थी। उसको बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था पर उसको याद नहीं था कि बेहोश होने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। उसको उसकी मम्मी ने सारी बातें बताई। नीतीश को उसकी मम्मी ने बताया कि तेरे बेहोश होने के कुछ ही देर बाद अचानक से तू जाग गया और खड़ा होकर कूदने लगा। तेरी वो हालत देखकर पूरा गांव डर गया। तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और गालियां दे रहा था। तूने अपने सामने मौजूद उन दोनों जिंदा मुर्गियों को पकड़ा और उन दोनों को कच्चा चबाकर खा गया और बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं यहाँ मौजूद हर एक इंसान को ऐसे ही कच्चा चबा जाऊंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पंडित जी ने अपने मंत्रों को तेज कर दिया। ये देखकर तो पंडित जी पर और ज्यादा गुस्सा हो गया और उनकी तरफ लपका। जैसे ही तो पंडित जी के पास पहुंचने वाला था तभी अचानक से पता नहीं कहां से पंडित जी के पीछे से 2 बहुत ही भयानक ऊंचे ऊंचे काले कुत्ते निकल कर बाहर आए। वो दोनों जैसे हवा से ही बाहर आए हो। उनको देखकर तो बहुत ज्यादा डर गया और पीछे की तरफ भागने लगा और कहने लगा कि इन दोनों शैतानों को कहां से ले आया है, दूर रख इन शैतानों को, मुझसे दूर रख। उसके बाद तू
ये कहते हुए गांव वालों की तरफ लपका कि मैं इन सबको मार दूंगा। जैसे ही तो गांव वालों के पास पहुंचने वाला था, वो दोनों कुत्ते अचानक से गांव वालों के सामने जाकर खड़े हो गए और तो वहां से भी पीछे हट गया। उसके बाद पता नहीं अचानक से तुझे क्या हुआ, तो एकदम जमीन पर जाकर बैठ गया और अपने हाथों को जोर जोर से जमीन पर पटकने लगा। पंडित जी अपनी जगह से उठे और तेरे चारों तरफ बहुत से गोला बना दिया और जाकर वापस अपनी जगह बैठ गए और अपने मंत्रों को पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी ने तुझसे पूछा कि तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है और क्यों गांव वालों को परेशान कर रहा है। तब नीतीश ने बहुत ही अजीब सी आवाज में जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं और मुझे उस आदमी ने यानी कि विक्की के पापा ने काले जादू का इस्तेमाल कर कर इस दुनिया में बुलाया था और फिर मुझे बंधक बना लिया और मुझसे अपने गलत काम करवाने लगा। एक दिन उससे कुछ गड़बड़ हो गई और मैं उससे आजाद हो गया। मैं उसको जान से मार डालना चाहता था, पर उसने मुझसे सौदा किया कि मैं उसके पूरे परिवार और इस गांव वालों के बदले उसे जाने दूं। मैंने उसकी बात मान ली और उस दिन से ही उसने अपना परिवार और ये पूरा गांव मुझे सौंप दिया और यहाँ से चला गया। मैंने पहले उसके परिवार को मारा और अब मैं इन गांव वालों को भी मार दूंगा। पंडित जी ने कहा कि अब तो ना ही किसी को मार पाएगा, ना ही किसी की बलि ले पाएगा, अब तुझे यहाँ से जाना ही होगा। तो तेरे अंदर मौजूद उस भयानक आत्मा ने बहुत ही जोर से हंसते हुए कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इन सबको मार कर ही जाऊंगा। ऐसा कहने पर पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो वो दोनों कुत्ते तेरे और पास आने लगे। वो दोनों कुत्ते जैसे जैसे तेरे पास आ रहे थे वैसे वैसे तो और भी ज्यादा डरने और घबराने लगा और जैसे ही वो दोनों कुत्ते तेरे बिल्कुल पास आ गए तो उन्हें एकदम से कहा कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पहले इन दोनों शैतानों को मुझसे दूर करो। पंडित जी ने इशारा किया और वो दोनों कुत्ते पीछे हट गए। पंडित जी ने पूछा कि बता यहाँ से जाने का क्या लेगा। तो तेरे अंदर मौजूद उस आत्मा ने कहा कि गांव के उस ओर नदी के दूसरी तरफ उसी जंगल में 3 भेड़ छोड़ दी जाएं। मैं यहाँ से उन्हें लेकर चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। पंडित जी ने गांव वालों को इशारा किया, 3 भेड़ वहां छोड़ दी गई। उसके कुछ देर बाद तो अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके कुछ देर बाद पंडित जी ने हवन खत्म किया, तेरे पास आए, तेरे हाथ में एक धागा बांधा और गांव वालों को कहा कि अब आप लोग निश्चिंत रहिए, अब वो आत्मा यहाँ से चली गई है और अब वो वापस मुड़कर कभी नहीं आएंगी। नीतीश की हालत उस दिन के बाद सुधरने लगी। उसको पूरी तरीके से ठीक होने में 2 साल लग गए। आज भी उसको उन चीजों के बुरे सपने आते हैं, उसको कभी कभी दौरे पड़ते हैं, उसका शरीर अब भी काफी कमजोर है पर अब वो ठीक है। कैसी लगी आपको नीतीश की ये कहानी, हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अपनी कहानी हम तक पहुंचाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आईडी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रही है। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।